दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे ऊर्जा संकट पे। और इस दौरान जो है जितने भी ऊर्जा से रिलेटेड डायमेंशन है, चूंकि ऊर्जा के पहले ही हम कह चुके हैं कि 3 वीडियो है। एक नवीकरणीय ऊर्जा का है होलिस्टिक, उसमें ट्रेडिशनल ऊर्जा जो भी है उस पर भी चर्चा की गई है। दूसरा ऊर्जा संकट है और तीसरा जो है न्यूक्लियर एनर्जी सेपरेट है। तो आज हम ऊर्जा संकट पर चर्चा करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा पर हम चर्चा कर चुके हैं और ऊर्जा संकट पर हम चर्चा करेंगे। इसके सभी आयामों को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में ऊर्जा सुधार की दिशा में सरकार क्या क्या प्रयास किया है। इसका भी आंसर आप यहीं से लिख लीजिएगा। ऊर्जा में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो टोटल ऊर्जा ही जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी का देन है, जानते ही है। या चाहे जीवाश्म ईंधन हो, कोयला हो, या प्राकृतिक गैस हो, या नवीकरणीय ऊर्जा हो, या कोल बेड मीथेन हो, या गैस हाइड्रेट हो, ये सभी जो है उसी का देन है। जैसा कि आप पहले से आपको पता है, तो इसमें नई नहीं है और आप इस पर जानते ही हैं। तो हम टोटल जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले एक विशेष बात, अगर आप 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए अगर आप एडवांस तरीके से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 75 वीडियो और 75 पीडीएफ होगा। देखिए जो वीडियो है ये भी वीडियो क्लास का ही है, आपको हम स्पष्ट कर दिए हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियो, समझ रहे हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा सभी वीडियो का पीडीएफ है और 3 फुल टेस्ट भी है, पेपर 1 और पेपर 2 का। बहुत कम फी है, मात्र 2500 फीस रखा गया है। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ऊर्जा संकट क्या है। देखिए यह ऊर्जा संकट क्या होता है, यह ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में असंतुलन को संबोधित करता है। यानी ऊर्जा की मांग पूर्ति में असंतुलन यानी विषमता को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ऊर्जा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है। जैसा कि भारत में है, ऊर्जा की मांग भारत में अधिक है और उसकी पूर्ति भारत में कम है, समझ रहे हैं हम। तो चूंकि लंबे समय से भारत में ऊर्जा की मांग और पूर्ति में जो है व्यापक अंतर बना हुआ है, इसी स्थिति को हम लोग ऊर्जा संकट की स्थिति कहते हैं। अब देखिए कैसे, आप देखिए 2020-21-22 में भारत में ऊर्जा की मांग जो है 1017.16, समझ रहे हैं, मिलियन टन तेल टूल के बराबर होगा। यानी इतना मिलियन टन तेल टूल के बराबर होगा ऊर्जा का मांग। लेकिन भारत में इसकी उपलब्धता मात्र जो है 642 मिलियन टन जो है तेल टूल है, समझ रहे हैं, टन तेल टूल है, तुल्य है। तो देखिए कहाँ 1017.16 यानी 1017 मिलियन टन जो है मांग है भारत में 2020-21 में, 21-22 में। लेकिन आपूर्ति कितना है, 642 मिलियन टन तेल तुल। तो कितना अंतर बना हुआ, यानी 375 मिलियन टन तेल तुल जो है कहां से आपूर्ति होगा, पूरा होगा, आयात से पूरा होगा। यही नहीं, आपके पास कोयला का भंडार सीमित है। विश्व के कोयला भंडार का मात्र जो है आपके पास 5.6 टन 5.6% है। इसके अलावा आपके पास खनिज तेल का अनुमानित भंडार 77 करोड़ टन है। प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार जो है 1119.55 अरब घन मीटर है। और दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा की बात कीजिएगा तो परमाणु ऊर्जा में आपके पास यूरेनियम का भंडार सीमित है। मात्र जो है यूरेनियम 34,300 टन ही यूरेनियम है आपके पास। और थोरियम का भंडार आपके पास अधिक है, 3,63,000 टन जो है थोरियम का भंडार है। लेकिन इसके विकास के लिए, दोहन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी आपके पास नहीं है। दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा है तो उसमें कई चुनौती है। एक तो उसकी लागत अधिक है, दूसरी बात कि वह व्यवहार्य नहीं है, समझ रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप नहीं है, समझ रहे हैं। तो
वो भी मांग और आपूर्ति में हमेशा जो है उसमें असंतुलन बना रहता है, तो उसमें भी चुनौती है। यानी आप देख रहे होंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार, समझ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं। और ऊर्जा की मांग प्रति वर्ष भारत में जो है, समझ रहे हैं, जो जिस तरीके से आर्थिक विकास हो रही है, समझ रहे हैं, उस तरीके से ऊर्जा की मांग जो है काफी हो जाएगी। अब देखिए देश में ऊर्जा की मांग 2035 तक सालाना जो है 4.2% की दर से वृद्धि होगा, सालाना वृद्धि होगा ऊर्जा की मांग में। तो ऊर्जा की मांग जो है, समझ रहे हैं, एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि ऊर्जा की मांग जो है सालाना भारत में 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट है, समझ रहे हैं। तो ऊर्जा की मांग में सालाना जो है 4.2% की वृद्धि जो है हो रही है, समझ रहे हैं। तो सबका अनुमान लगाने का अपना अपना टारगेट होता है, समझ रहे हैं। तो यह ऊर्जा है। अब ऊर्जा संकट के विभिन्न पहलू क्या है? सबसे पहले भारत में ऊर्जा संकट की शुरुआत 1973 में हुई थी, जब तेल के मूल्यों में अचानक जो है 4 गुना वृद्धि हो गई थी। तब से आज तक तेल के मूल्यों में अचानक जो है वृद्धि होती जा रही है। तेल के मूल्य जो है ओपेक देश द्वारा बढ़ाया जाता है। तेल उत्पादक संगठनों का देश है, समझ रहे हैं। ओपेक तेल जो है निर्यातक देशों का संगठन जो है, तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है तेल के मूल्य में निरंतर वृद्धि करता जाता है। अब तेल के मूल्यों में मान लीजिए विश्व बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि होता है। आप जानते ही हैं कि भारत 75% से अधिक जो है तेल का आयात करता है। तो बढ़ा हुआ मूल्य के कारण यहाँ पर क्या होता है, महंगाई में वृद्धि होती है। अब डीजल पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसका भाड़ा बढ़ जाएगा। भाड़ा बढ़ेगा तो उस डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां है, जो वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, परिवहन हो रहा है, और वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो व्यापारी है उसको महंगे दाम पर भाड़ा देना होगा। महंगे दाम पर भाड़ा देगा तो वो भाड़ा किस पर जाएगा? वस्तु के दाम पर। अब वस्तु के दाम पर जाएगा तो उसका मार कौन झेलेगा? उपभोक्ता, आप हम लोग झेलेंगे। तो तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, समझ रहे हैं। कई गुना जो है बढ़ती चली गई है। और आयात में वृद्धि, अब देखिए आपको एक डाटा हम बताते हैं कि 1900 हाल के वर्षों में खनिज तेल के आयात में तेज वृद्धि हुआ है। अब 1972-73 में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 1100 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया था। जो 2014-15 में जो है 8,42,874 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है। कहाँ 1100 करोड़ 72-73 में था, और बढ़कर तेल के आयात पर जो है, समझ रहे हैं, 8,42,000 जो है खर्च जो है हो गया है, खर्च किया जा रहा है। भारत जितना निर्यात आय से प्राप्त करता है, विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के निर्यात से डॉलर प्राप्त करता है, उसका 44% से अधिक हिस्सा तेल के आयात में खर्च हो जाता है, समझ रहे हैं आप। और मात्र मांग आपूर्ति में, और भारत के वाणिज्यिक क्षेत्रों में देखे होंगे हमेशा औद्योगिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी जो है महसूस की जा रही है। एक तो समय से बिजली नहीं उत्पन्न होता है, परिवहन सेक्टरों में ऊर्जा की कमी जो है हमेशा रहती है, औद्योगिक क्षेत्रों में रहती है, कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी रहती है। तो मांग आपूर्ति में हमेशा असंतुलन है। ऊर्जा संकट के विभिन्न पहलू आप यही लिखिएगा बस। आइए हम लोग, अब इस ऊर्जा संकट के क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले औद्योगिक विकास में बाधा होगा। अब देखिए, चूंकि जानते ही है घर से लेके कारखाना तक सारे चीज में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब घर में प्रकाश के लिए, हीटर के लिए, फ्रिज के लिए, पंखा के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, औद्योगिक कारखाना में सारे काम ऊर्जा से होता है। तो अब ऊर्जा की आपूर्ति में कम होगी, संकट होगा, तो औद्योगिक विकास में बाधा पड़ेगा। दूसरा है ऊर्जा गरीबी। देखिए गरीबी क्या होता है? गरीबी का आशय ही है कि कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं से लोग वंचित हो जाता है, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाता है समाज। गरीबी जो है समाज की उस अवस्था को या उस सामाजिक अवस्था को प्रकट करता है जिसमें समाज के कुछ लोग, समझ रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ पर ऊर्जा गरीबी का अर्थ है कि समाज के कुछ लोग
समझ रहे हैं, समाज के ऐसे लोग जिन्हें ऊर्जा तक पहुंच नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं, वह ऊर्जा गरीबी की श्रेणी में शामिल होंगे। यानी भारत में ऊर्जा गरीबी है। अब ऊर्जा गरीबी है, एक तो शहरों को लोगों को अधिक ऊर्जा मिलता है, गाँव को लोगों को ऊर्जा नहीं मिल पाता है। दूसरी, गांव को लोगों में भी कुछ घर को ऊर्जा मिल पाता है, कुछ घर को भी ऊर्जा नहीं मिल पाता है। तो ऊर्जा के मामले में यहाँ असमानता है, समझ रहे हैं, ऊर्जा के मामले में असमानता। शहर से गांव में, गांव में एक घर से दूसरे घर में आप देखते होंगे, एक घर में फ्रिज, पंखा, टेलीविजन, तमाम ऊर्जा के उपकरण साधन जो है ऊर्जा से चलाया जा रहा है। अब बगल वाला घर में देखिएगा मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट नहीं लगा हुआ है। तो ऊर्जा गरीबी भारत में बड़े पैमाने पर व्याप्त है, समझ रहे हैं। ऊर्जा गरीबी जो है, आप समझ गए होंगे क्या है। अब हम लोग इस ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए, इसके बाद कृषि कार्य भी प्रभावित होता है, आप समझ रहे हैं। अब इस ऊर्जा गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है, प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं, स्वच्छ ईंधन तक पहुंच के लिए सौभाग्य योजना शुरू किया। हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, पहुंच गया है पूरे भारत में, पूरे भारत के सभी घरों में, समझ रहे हैं। उसके अलावा स्वच्छ ईंधन तक पहुंच के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी जो है शुरू किया गया है, समझ रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा में एलपीजी भी आ जाता है। अब हम लोग इस संकट को दूर करने के लिए या हाल में ऊर्जा सुधार की दिशा में क्या क्या प्रयास किया गया है, क्वेश्चन आ जाएगा 1992 के बाद ऊर्जा सुधार में क्या क्या प्रयास किया गया है। कुछ नहीं जानना है, इसमें जो भी लिखा गया है बस उतना लिख देना है, आंसर सटीक होगा, बस जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, समझ रहे हैं। चूंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा ज्यादा व्याख्या करने के लिए, इसलिए आप केवल योजना का नाम भी याद रहेगा ना, तो मेंस का आंसर आप लिख लीजिएगा। स्कीम का नाम याद होना चाहिए, ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस में स्कीम के नाम से आदमी जो है मेंस का आंसर लिखकर और एसडीएम डीएसपी बन जाता है, समझ रहे हैं। तो हाल में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए या भारत सरकार की ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए क्या रणनीति है, तो 4 प्रकार की रणनीति है। सबसे पहले सरकार का रणनीति है कि घरेलू परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करना, यानी जो परंपरागत ईंधन है, घरेलू परंपरागत ऊर्जा है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, गैस हाइड्रेट हो गया, सेल गैस हो गया, कोल बेड मीथेन हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण को कम करना, और तीसरा है जैव ईंधन को जो है बढ़ावा देना, समझ रहे हैं, जैव ईंधन। और खनिज तेल के मांग का नियमन करना, खनिज तेल के मांग का नियमन करना। 4 ऐसे टारगेट है। देखिए, मान लीजिए कोई संकट, आपके पास रुपया नहीं है, रुपया अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है या कोई संसाधन नहीं है, मान लीजिए एक महीना में जो है किसी भी व्यक्ति के यहाँ 50 किलो चावल का खर्च होता है, लेकिन इस बार चावल कम पड़ गई है। तो चावल जब कम पड़ गया है तो क्या करना होगा, अब जो है सबसे पहले जो आपके आसपास का जो खेत है, जो अपना जो जमीन है, कोशिश करेंगे कि उसमें उपजाने का कोशिश करेंगे। बाजार में जो है चावल घट गया है तो अपना खेत में उपजाएंगे, यानी आपका जो घरेलू देश है भारत का, उसमें जो भी ऊर्जा के विभिन्न साधन है उसको दोहन करने का प्रयास तेज करेंगे। दूसरा है कि अब जो है इस चावल के रख रखाव जो है, संरक्षण जो है अच्छा से करेंगे, उसकी बर्बादी को रोकेंगे, बर्बादी को रोकेंगे तो मेंटेन हो जाएगा। तीसरा है जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है आप उसके स्थान पर दूसरा व्यवस्था करेंगे, वही जैव ईंधन है, समझ रहे हैं। और कंट्रोलिंग करेंगे, वितरण आपूर्ति पर कंट्रोलिंग करेंगे। यही सरकार का टारगेट। एक तो है घरेलू ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण कार्यों के माध्यम से ऊर्जा खपत को कम करना, तीसरा है जैव ईंधन को समझ रहे हैं, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, समझ रहे हैं, और उस पर कंट्रोलिंग करना। ये 4 टारगेट है भारत की ऊर्जा संरक्षण, नई ऊर्जा नीति के या ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए जो भारत सरकार की रणनीति है वह है। अब क्वेश्चन एक और बनेगा यहाँ कि भारत सरकार जो है 2022 तक ऊर्जा के खपत में
10% तेल के आयात में 10% जो है कमी करने का टारगेट रखा है। 10% कमी करने का सरकार का टारगेट है। अब इस टारगेट को यानी तेल के आयात में 10% कटौती करने का टारगेट है 2022 तक। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2022 तक तेल के आयात में 10% कटौती करने के लिए सरकार का कौन कौन प्रयास किया है, कौन कौन प्रयास कटौती करने के लिए हालिया क्या क्या प्रयास है, समझ रहे हैं। उस स्थिति में आपको यही जो है, अब आप इससे संबंधित जितने भी नीतियां हैं सब पर चर्चा करना है। अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी, अब देखिए यह याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हालिया प्रयास क्या क्या किया गया है। आप नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, जैव ईंधन, इसकी चर्चा अगर आप कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा और भी प्रयास है, हम जलवायु परिवर्तन में दिखाएंगे। इससे आपको पीछा जो है नहीं छूटेगा, लगातार जो है हम इसको बताते रहेंगे। जलवायु परिवर्तन में भी हम इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें समझ रहे हैं, कर रहे हैं चर्चा। तो आइए, परंपरागत घरेलू ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरकार क्या क्या है। सबसे पहले सरकार हाल में कोयला क्षेत्र में जो है कोयला खनन को जो है बढ़ावा देने के लिए कोल ब्लॉक को नीलामी के द्वारा आवंटन करने के लिए कोयला विशेष विधेयक 2015 लॉन्च किया है। इस विधेयक के द्वारा कोयला ब्लॉकों को नीलामी के जरिए जो है आवंटित किया जाता है उत्पादकों को, जो कोयला खनन कंपनियों को। दूसरा है, कोयला अवशोषण क्षेत्र के विकास के लिए 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। समझ रहे हैं, 100% एफडीआई की मंजूरी जो है दी गई है। इसके अलावा जो है सरकार जो है अभी हाल ही में जो है हेल्प नीति जो है खनिज तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें जो है घरेलू उत्पादन में मतलब जितने भी खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, गैस हाइड्रेट है, सेल गैस है, कोल बेड मीथेन है, सभी को सामूहिक रूप से खनन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई गई है। समग्र नीति है। इसमें राजस्व, इसमें जो उत्पादन करता है, जो भी मान लीजिए जो भी खनिज तेल का घरेलू खनिज तेल का उत्पादन करेगा, नया खनिज तेल ब्लॉक जो है खोज करेगा, वह उत्पादन करके बेच सकता है, उसको बेचने की पूरी आज़ादी दी गई है। और पहले क्या होता था कि प्राकृतिक गैस के खनन के लिए, खनिज तेल के खनन के लिए, कोल बेड खनन के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती थी। हेल्प नीति के द्वारा, समझ रहे हैं, हेल्प नीति के द्वारा समझ रहे हैं, सभी खनिज तेलों के, प्राकृतिक गैस सभी को खनन करने के लिए एक ही लाइसेंस की जरूरत होती है। समझ रहे हैं। राजस्व भागीदारी मॉडल का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो इस हेल्प नीति की दो चीज जो है याद रखिएगा। एक तो सभी खनिज तेलों के खनन के लिए एकल लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। दूसरा, विपणन संबंधी स्वतंत्रता दी गई, यानी खनिज तेल का उत्खनन करके, समझ रहे हैं, उत्पादन करके वह बेच सकता है। समझ रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता। इससे क्या होगा कि अब जो भी कंपनियां हैं वह क्या होगा, खनन करेगा और बाजार में बेचेगा। सरकार को जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। और राजस्व भागीदारी मॉडल है। फिर सरकार नियम के अनुसार जो भी राजस्व शेयर करना होगा वो शेयर सरकार को करेगा, लेकिन आज़ादी दे दी गई है। समझ रहे हैं। अब एक ही कंपनियां कोल बेड मीथेन में भी कार्य कर सकती है, प्राकृतिक गैस में भी काम कर सकता है, समझ रहे हैं, या सेल गैस में भी काम कर सकता है। अब अलग अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगा। समझ रहे हैं। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। भी जानते ही हैं, सरकार 2022 तक 1,75,000 मेगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा, 60,000 पवन ऊर्जा, 60,000 मेगावाट, 10,000 बायोमास ऊर्जा मेगावाट और 5,000 लघु जल विद्युत परियोजना का लक्ष्य रखा है। समझ रहे हैं। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, समझ रहे हैं, बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, लघु जल विद्युत परियोजना के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, जो कल के क्लास में हम आपको बताए थे। अब ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकार जो है, अब ऊर्जा संरक्षण के पीछे क्या है कि इससे क्या होगा कि जो मौजूदा ऊर्जा का खपत है, अगर उसको सही तरीके से प्रबंधन अगर हम करते हैं तो ऊर्जा के खपत में कमी लाई जा सकती है। समझ रहे हैं। आप ही सोचिए,
आपको किसी भी चीज को अगर संरक्षित करते हैं, मान लीजिए पानी है, पानी को बार बार बर्बादी करने से, समझ रहे हैं, उसको हिसाब से कंट्रोलिंग से अगर मान लीजिए आप खर्च करते हो तो लंबे समय तक कोई चीज चलता है। तो ठीक इसमें भी है, तो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा संरक्षण संबंधित कई प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद एक संस्थागत प्रयास में इसी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है का गठन किया गया। यह ब्यूरो स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग कार्यक्रम, आप देखते होंगे पंखा खरीदते होंगे, टीवी खरीदते होंगे तो रेटिंग होता होगा, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। तो इससे क्या होता है, वह पर्यावरण अनुकूल जो है, यानी कम ऊर्जा खपत वाले उपकरण जो है आप खरीद सकते हैं। आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अब अधिक रेटिंग होगा, 5 रेटिंग है, 6 रेटिंग होगा, 10 रेटिंग है, 24 उपकरणों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग कार्यक्रम जो है लगाया जाता है। बड़े बड़े पंखा खरीदते होंगे तो उस पर लेबलिंग होगा, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 4 स्टार रेटिंग, इसी तरीके रेटिंग होता है। वो रेटिंग देख के और जिसमें ऊर्जा का कम खपत होगा वो रेटिंग खरीदकर आप ऊर्जा संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग, वाणिज्यिक भवन में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है लागू किया गया है। बस आप इतना ही लिखना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऊर्जा दक्षता मानदंड जो है, देखिए जो कार है और 10 टन से अधिक भार वाले वाहन है, उस पर जो है ऊर्जा दक्षता मानदंड जो है स्थापित किए जाते हैं, समझ रहे हैं, ताकि वह जो है ऊर्जा के खपत को जो है कम से कम जो है ऊर्जा खपत को जो है बढ़ावा दिया जा सके। पैट जो है वाणिज्यिक उद्योगों में जो है ऊर्जा खपत को जो है ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए यह पैट जो है परफॉर्म अचीव ट्रेड जो है स्कीम शुरू किया गया है। परफॉर्म अचीव ट्रेड, समझ रहे हैं, परफॉर्म जो है अचीव ट्रेड जो है इसके द्वारा क्या है कि पैट के द्वारा जो उद्योग अधिक ऊर्जा का खपत करता है और जो उद्योग कम खपत कर बचाता है, समझ रहे हैं, उसको पुरस्कृत किया जाता है, समझ रहे हैं, पुरस्कृत किया जाता है। और उसके अलावा जो है अगर लक्ष्य को पूरा कर लिया है ऊर्जा प्रमाण पत्र बेचने की भी सुविधा दी गई है। इससे प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे जो है उद्योगों में ऊर्जा की खपत को जो है कम करने में मदद मिलती है। दूसरा है उजाला। अब उजाला जो है उजाला योजना के तहत क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े थी जो बल्ब देखते होंगे, इस बल्ब की जगह पे सब्सिडी पर एलईडी बल्ब जो है दिया जाता है। एलईडी बल्ब जो है, एलईडी बल्ब से क्या होता है कि सामान्य बल्ब की तुलना में एक तो ऊर्जा कम खपत करता है उजाला योजना के तहत। अब देखिए गांव में वितरण व्यवस्था खराब होने के कारण बंसी लगाकर जो बिजली लगाता था, बिजली चोरी करती थी, उस पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि राज्यों की जो विद्युत वितरण कंपनी है उसकी स्थिति बहुत माली है, वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, जिस कारण वह जो वितरण व्यवस्था था सरकार, राज्य सरकार का, अलग अलग राज्य सरकारों का, और उस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो राज्यों के जो विद्युत वितरण कंपनी है उसको मजबूत करने के लिए उदय योजना शुरू किया गया है, ताकि वह राज्यों की विद्युत वितरण कंपनी मजबूत होकर राज्यों में वितरण व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। तो हाल में बिहार में देखे होंगे जो पुराने तार थे वो सब जो है बदल गया है और नए नए तार जो है लगाए जा रहे हैं, उससे जो है बंसी लगाना भी बड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा दी जा रही है। अब सार्वजनिक परिवहन के तहत जो है मेट्रो को आप देखिए, मेट्रो नीति 2016 लॉन्च किया गया है, पटना में मेट्रो बन रहा है। अब सार्वजनिक परिवहन में क्या होता है, एक तो स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल परिवहन है, दूसरी बात की जो ग्रीन हाउस गैस है, ईंधन की खर्च भी कम होगी इससे, तो ऑटोमेटिक है कि तेल के आयात जो है कम होगा। उसके बाद स्मार्ट मीटर, अब बिजली चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जो है लगाने की सरकार की योजना है, लगाया जा रहा है। 2019 में शुरू किया गया था स्मार्ट मीटर योजना। अगले 3 वर्षों में पीडीएफ में 39 लिखा गया है, गलत है, 3 होगा। 2022 तक भारत के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, समझ रहे हैं। इससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, याद रखिएगा, और काफी मात्रा में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिला है। अब इन कारणों के कारण देखिए सरकार का क्या है, 2017-18 में जो है इस स्कीम से क्या हुआ है कि 53,000 करोड़ रुपया का 53,000 करोड़ रुपये मूल्य का
ऊर्जा बचत हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड में 108.57 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो है कमी हुआ है, उत्सर्जन कम हुआ है। और उसके बाद विद्युत का बचत, भारत के कुल विद्युत खपत का 7.2% जो है विद्युत का जो है बचत हुआ है इस स्कीम के तहत। आप जानते ही हैं इतना खपत हुआ है, इतना बचत हुआ, यानी इस तमाम स्कीम के कारण, ऊर्जा संरक्षण योजनाओं के कारण सरकार का कुल विद्युत खपत का 7.2% जो है बचत हुआ है। यह स्कीम जो है 17-18 का डाटा है। और इस तरह ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत विद्युत के खपत में कमी लाई जा रही है। और स्वाभाविक है कि तेल की जैसे ही खपत होगा तेल जो है कम होगा। अब हम लोग इसके अलावा सरकार जो है, इसके अलावा अब सार्वजनिक परिवहन में देखिए इलेक्ट्रिक वाहन, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक वाहन को सरकार बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहन में आप जानते ही हैं विद्युत से चलने वाली वाहन। अब इसके लिए सरकार क्या कौन सा योजना शुरू किया है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक गतिशीलता मिशन, समझ रहे हैं, और फेम योजना। इससे इस दोनों योजनाओं से इलेक्ट्रिक गतिविधियों, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का सरकार का लक्ष्य है। अब सरकार जो है इसके लिए जो है मांग प्रबंधन, चार्जिंग स्टेशन का स्थापना कर रही है। चार्जिंग स्टेशन, समझ रहे हैं, पायलट परियोजना के आधार पे, समझ रहे हैं। तो सरकार जो है और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। अब हाल ही में जो है लिथियम आयन बैटरी का विकास किया गया है। अब इस बैटरी से भी परिवहन का विकास होगा। तो बैटरी चालित वाहन को भी बढ़ावा दी जा रही है। इसके लिए फेम इंडिया, समझ रहे हैं, फेम इंडिया की शुरुआत किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक गतिशीलता मिशन। तो यह स्थिति है। तो आप देख लिए। अब हम लोग जैव ईंधन क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा जैव ईंधन के बारे में जानना जरूरी है। जैव ईंधन क्या है, देखिए जैव ईंधन जो होता है वह मूल रूप से लघु समय अवधि में कार्बनिक पदार्थों का जो है से उत्पादित किया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है। कार्बनिक पदार्थ में जितने भी कार्बनिक पदार्थ, मान लीजिए गेहूं, चावल, मतलब खराब गेहूं, टूटा चावल, कार्बोहाइड्रेट, फसल का अवशिष्ट, घास, पत्ता, समझ रहे हैं, ये सबसे जो है गन्ना के जो भूसी होता है उससे, ये सब से उत्पादित की जाती है जो कार्बनिक पदार्थ से, समझ रहे हैं। अब पेड़ पौधे से भी तैयार किए जाते हैं, इससे तैयार किए जाते हैं। यह पर्यावरण स्वच्छ होता है, इससे कम प्रदूषण फैलता है। इसको पेट्रोल डीजल में मिलाकर यूज किया जाता है, समझ रहे हैं, पेट्रोल डीजल में। अब इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि बायो एथेनॉल। अब बायो एथेनॉल का उत्पादन जो है कार्बोहाइड्रेट, फसलों और अन्य पौधे, घासों की रेशेदारों से इसका उत्पादन किया जाता है। इसको जो है बायो एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर चलाया जाता है। इससे क्या होता है, पेट्रोल जो भी है पेट्रोल पूरा जल जाता है। सरकार जो है इसके लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किए हुआ है। उसमें 10% जो है पेट्रोल मिलाया जाता है। 2003 में ही शुरू किया गया था एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, समझ रहे हैं। उसके बाद बायोडीजल है। देखिए बायोडीजल में है पौधे और पशुओं के वसा, तेल से वो उत्पादित किया जाता है। पौधे और पशुओं के वसा और तेल से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। इसका बायोडीजल का उपयोग जो है से प्रत्यक्ष रूप से गाड़ी में जो है भरकर इसका यूज किया जाता है। दूसरा है बायोगैस। आप जानते ही हैं बायोगैस क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है विघटन से जो है बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसमें जो इसका मुख्य गैस जो है मीथेन है। और बायोजेट अभी हाल ही में जो है बायोजेट में जो है ये भी जो है एक प्रकार का जैव ईंधन ही है, समझ रहे हैं। जैव ईंधन है जो बायोमास संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। इसको जो है जेट में भरकर चलाया जाता है, जेट में मतलब वायुयान में जो है भरकर चलाया जाता है, समझ रहे हैं। और हाल ही में बायोजेट का विमान भी उड़ा था एक। तो जैव ईंधन क्या है, अब देखिए जैव ईंधन के कई प्रकार है। 1G प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन, तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन और चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन। अब देखिए जैव ईंधन की जो विभिन्न पीढ़ियां है, पहले पीढ़ी में पहले पीढ़िया से एथेनॉल बनाने के लिए गेहूं और जौ
गेहूं गन्ने जैसे खाद्य फसलों से बायोडीजल से एथेनॉल और तिलहन से डीजल बायोडीजल बनाया जाता है। पहले पीढ़ी के जैव ईंधन में क्या होता है कि गेहूं और गन्ने से एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा और बायोडीजल उत्पादन करने के लिए तिलहन का उपयोग किया जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में देखिए क्या होता है, लकड़ी घास बीजों से जो है इथेनॉल जो है उत्पादन किया जाएगा। तृतीय पीढ़ी में क्या होता है, शैवालों से जो है जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, शैवालों से, समझ रहे हैं, जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। और चतुर्थ पीढ़ी जो है एक कम्प्रिहेंसिव है, इनमें सतत ऊर्जा समाहिल किया गया है, संधारणीय ऊर्जा का इसमें उत्पादन पर बल दिया गया है। और दूसरी ओर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिग्रहण और भंडारण पर भी इसमें बल दिया जाता है। कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी हम पढ़ाएंगे जलवायु परिवर्तन में। तो 4 प्रकार के हैं, इसमें सतत ऊर्जा भी संधारणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात है और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की भी बात है, कैप्चर करने की बात है, चारों है। सरकार जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किया गया है। सबसे पहले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, याद रखिएगा, यह कार्यक्रम के तहत जो है जो पेट्रोल है, तेल विपणन कंपनी जो है पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल का उत्पादन एथेनॉल का मिश्रण कर सकता है, समझ रहे हैं, तेल विपणन कंपनियों को। दूसरा होगा प्रधानमंत्री जीवन योजना, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का योजना है। यह योजना लिग्नोसोलिक बायोमास एंड जो है फीड स्टॉक से, समझ रहे हैं, या खाद से, समझ रहे हैं, एथेनॉल परियोजना को एथेनॉल उत्पादन करने के लिए जो है बढ़ावा देने की बात कही गई है इस योजना में, समझ रहे हैं। तीसरा है सतत योजना, ये भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस सतत योजना का उद्देश्य है बायो संपीड़ित CBG यानी संपीड़ित बायोगैस जो है संयंत्रों की स्थापना करना, समझ रहे हैं, और मोटर वाहन के लिए ईंधन का बाजार तैयार करना इसका टारगेट है। एक है, उसके बाद सरकार जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 भी घोषणा किया गया है। इस नीति में भी जैव ईंधनों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, यही याद रखिएगा। इसके अलावा नीति में गन्ने के रस, चुकंदर, टूटी हुई चावल, खराब गेहूं, पका हुआ तेल, बेकार तेल, जो खाद्य तेल है खाना बना के जो बेकार हो जाता है वह, उससे भी जो है तिलहन, इससे भी जो है जैव ईंधन उत्पादन करने के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है इस नीति के माध्यम से। अब जैव ईंधन से क्या होगा, एक तो किसानों के आय में वृद्धि होगा। अब कैसे, जो टूटा हुआ चावल था, टूटा हुआ गेहूं था, वो बेकार नहीं जाएगा। अब जो है क्या होगा, इससे जो है वो खरीद लेगा किसान, जो कंपनी है तेल विपणन कंपनी हो जाती है, जो जैव ईंधन उत्पादक है वो खरीद लेगा। उसके बाद इससे रोजगार का सृजन होगा, इस पर्यावरण अनुकूल होगा। अब जानते ही हैं, कचरे का निपटान भी होगा, इससे ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना का विकास भी होगा। मान लीजिए 10 गांव पर एगो प्लांट बनाया जाएगा तो कहीं उस जगह का विकास होगा ना, बुनियादी ढांचा का विकास होगा, मार्केट बन जाएगा। जहां कोई कारखाना लगता है मार्केट बन जाता है। तो यह स्थिति है। तो जैव ईंधन है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ेंगे। अब बाकी हम लोग जो गैस हाइड्रेट है, इस सब चर्चा हम एक जगह करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा हम जलवायु परिवर्तन में करेंगे। गैस हाइड्रेट समझ रहे हैं, और सेल गैस, इस सब की चर्चा हम जो है वही करेंगे। तो आप जो है ऊर्जा संकट देख लिए हैं, तो हम आगे फिर जो है चर्चा करेंगे। कल न्यूक्लियर एनर्जी पर चर्चा करेंगे।